देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो क्या दे रखा है, 300 ग्राम किसके दे रखा है, 25% सॉल्यूशन के, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। अब 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखा अब यहाँ पे 300 ग्राम 25% दे रखा है किसी के भी सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन बाय मास। अब 25% की बात हो रही है ना, तो 25 किसके रिगार्डिंग होगी, जो टर्म 25 होगी या 40 होगी, दोनों किसके रिगार्ड्स में ले रखी होंगी, पहली बात तो ये दोनों सॉल्यूट के टर्म्स में होंगी, 25 और 45। अब 300 ग्राम का 25% और 400 ग्राम का 40%, 300 ग्राम का 25% कैसे निकलना, 300 इंटू 25/100 क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो करके 25 इंटू 3 75, क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, जो 300 ग्राम ऑफ 25% उससे क्या आ गया 75 ग्राम। अब जो सॉल्यूशन तेरा ये है 400 ग्राम है 40%, तो 400 इंटू 40/100, इससे हमें कितना मिल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो करके ये क्या आ गया 160 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम 400 ग्राम 40% 160 आ गया, और मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम 300 ग्राम 30% से 75 आ गया। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देगा, जब इन दोनों को ऐड करेगा 160 प्लस 75, तो जो ये तेरे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल मास ऑफ सॉल्यूट की। लेकिन अब हमें पता है जो सॉल्यूशन बाय मास, मतलब मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है। बाय मास का मतलब क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट का तो तूने टोटल निकाल लिया, सॉल्यूशन का क्या होगा, जो ये 300 और 400 तेरे को दे रखे हैं, मिक्स कितना करा 13, 300 ग्राम और 400 ग्राम, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 400 प्लस 300 दैट इज 700 ग्राम। ठीक है, दो चीज़ें दे रखी हैं तुझे, बेसिकली तुझे एक सॉल्यूशन बनाना है किस चीज़ को यूज़ करके, 300 ग्राम 25% यूज़ करके और 400 ग्राम 40% यूज़ करके, और बाय मास है। तो बाय मास है तो तेरे को क्या दे रखा है, ये जो 30-40 है ये किसके मास है, सॉल्यूट के, और जो ये 400 और 300 है ये किसके है, सॉल्यूशन के। ठीक है, सॉल्वेंट के नहीं, ये सॉल्यूशन के, क्योंकि परसेंटेज बाय मास दे रखा है। बाय मास क्या होता है, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो टोटल मास सॉल्यूट का भी निकल गया तेरे पास, टोटल मास सॉल्यूशन का भी निकल गया। अब मास परसेंटेज कैसे निकालेगा, तो टोटल मास परसेंटेज इस टोटल की भी निकालनी है, तो मास परसेंटेज इस टोटल रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, जो इन दोनों को मिला के बना है, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, 235 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100, तो तेरा आंसर आ जाएगा। अब 235/700 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 235 को 7 से डिवाइड कर ले, क्या आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा, या जो भी आएगा 66। इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। अब देख मास परसेंटेज इसकी निकल गई। अब मैंने तो पहले वाले कुछ बता, अगर परसेंटेज होती है तो एक कंपोनेंट की निकल गई तो 100 में से माइनस करते हैं, जो एक कंपोनेंट के सपोज एक्स है, तो और अगर फ्रैक्शन में होता है तो 1 में से माइनस करते हैं, परसेंटेज में होता है तो 100 में से, और फ्रैक्शन में होता है तो 1 में से माइनस करते हैं। तो अब ये किस में से है, परसेंटेज में है, मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यही तो को दे रखा है ना, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल देगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल देगा, दोनों के अलग निकाल देगा, यही तेरा क्वेश्चन है। बस इसके अंदर सिंपल ये था कि तुझे दो चीज़ें दे रखी है कि भाई हाँ दो सॉल्यूशन है बाय मास, इन दोनों को तुझे मिक्स करना है, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका जो मास परसेंटेज है बेसिकली वो कितना बनेगा या किस तरीके से बनेगा वो तुझे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये दे रखा है C2H4OH होल ट्वाइस एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर।
इथाइलिन ग्लाइकोल किस किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है ये चीज़ बता रखी है। इतना ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल ले रखा है और 200 ग्राम वाटर ले रखा है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिए क्या पूछ रखा है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की इतनी है देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वही तरह से मोलारिटी भी पूछ रखी है और मोलालिटी भी पूछ रखी है। अब ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है क्योंकि प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है 222.6। अब और 200 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या दे रखा है 200 ग्राम, इसको तुझे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 200 ग्राम दे रखा है, 200 को तो केजी में कन्वर्ट कर सकता है, डिवाइडेड बाय 1000 क्या आ जाएगा 0.200 के जी, 0.2 के जी या 0.200 के जी आ गया तेरे को। मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। अब तेरे को नंबर ऑफ मोल्स के लिए दो चीज़ें चाहिए। मोलैलिटी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी के अंदर लेते हैं, अब केजी के अंदर 200 को कन्वर्ट कर लिया। अब तुझे नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए, एक तो गिवन मास चाहिए होता है, एक मोलर मास चाहिए होता है। गिवन मास तेरे को दे ही रखा है 222, मोलर मास C2H4OH इसका मोलर मास निकाल सकता है 2 × 12 प्लस H1 × 4 प्लस OH का क्या होगा 17, 17 × 2, इन सबको ऐड कर जो तेरा आंसर आएगा 62 दे रखा है, यहाँ चेक कर लिए। जो तेरा मास आएगा उससे तू अपना आगे उस क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अब मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास 222.6 डिवाइडेड बाय 62, मोलर मास 222.6 को 62 से मल्टीप्लाई करेगा तेरा मोलर मास आ गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट वही केजी में, मोलालिटी निकाल रखा है, मोल्स को डिवाइड कर रखा है वॉल्यूम से। ठीक है, 3.659 मोल्स आए हैं, उसको कैसे डिवाइड कर रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से के जी। जो तेरा आंसर आएगा वो किस में आएगा, मोल पर के जी या स्मॉल एम भी लिख सकता है, मोलर के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख, अब यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा यहाँ पे, ये तुझे ध्यान देखना पड़ेगा। अब देख, अब तुझे डेंसिटी दे रखी है, अब तुझे मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कैसे निकालेगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब ये डेंसिटी तो तुझे सॉल्यूशन की दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। अब लेकिन जो तुझे मास है ये तो पहले सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल का दे रखा है, और ये 200 ग्राम किसका वाटर का, तो इन दोनों को जो ऐड करके मास आएगा ना वो हम डेंसिटी वाले फॉर्मूले में रखेंगे, वॉल्यूम वाले में, क्योंकि हमें जो मोलारिटी निकालनी होती है वो सॉल्यूशन की निकालनी होगी। तो सॉल्यूशन के अंदर टोटल जो मास होगा वो कंसीडर किया जाएगा, ना कि सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अभी हम सॉल्यूशन की टर्म में डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की दे रखी है, तो हम वॉल्यूम सॉल्यूशन की निकाल लेंगे। सॉल्यूशन की डेंसिटी है सॉल्यूशन की वॉल्यूम में, तो मास भी सॉल्यूशन का ही होगा। तो मास कौन सा लिया जाएगा, इन दोनों को ऐड करके जो मास बनेगा वो हम मास कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो टोटल मास आ रखा है 222.6 प्लस 200 422.6। तो अब वॉल्यूम कैसे निकालेगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये तेरी ml में आ गई। अब जब ये ml में आई, ml में लीटर में, ml में आ रही है 394.2। अब इसको 1000 से डिवाइड कर देगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लीटर के अंदर। 3 डॉट आगे चली जाएगी, 0.394 लीटर, ये तेरा आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम आ गई तेरी। अब नंबर ऑफ मोल्स जो तेरे आए थे यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स क्या आए थे 0। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पहले केस में कितने आए थे, नंबर ऑफ मोल्स तो ऑब्वियसली सेम रहेंगे क्योंकि सॉल्यूशन तो इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का ही है, तो 3.59, और ये जो वॉल्यूम आई है अभी 0.3942, इसको डिवाइड करेंगे तो जो तेरा आंसर आएगा वो तेरी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गया मोलैरिटी और मोलैलिटी किस तरीके से निकालनी है हमें। सो ये दे रखा है कि कोई भी एक सॉल्यूशन है जो किससे प्रिपेयर किया गया, इथाइलिन ग्लाइकोल से और वाटर से, और तुझे उसकी मोलैलिटी निकालनी है। और अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है तो तुझे उसकी मोलैरिटी भी निकालनी है। मोलैलिटी निकालने के लिए तेरे को डायरेक्टली गिवन मास तो दे ही रखा है, मोलर मास तो आसानी से निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम भी दे रखी है, लेकिन बस वो ग्राम में दे रखी है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है। बाकी बस तुझे मोलर मास निकालना है और सारी चीज़ें ईजिली दे रखी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला तेरे को पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इस। ठीक है, ये तेरा मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। और अगर मोलैरिटी के फॉर्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरीके से बस निकालना था। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम डेंसिटी का यूज़ करते हैं। डेंसिटी किसकी इक्वल होगी, मास अपॉन
वॉल्यूम के वॉल्यूम मिस्टेक्स निकालने के, लेकिन ये सारी चीज़ें सॉल्यूशन की होती है, तो इसलिए जो हमें सिर्फ मास इथाइलिन ग्लाइकोल का दे रखा है वो यूज़ नहीं कर रखा, उसमें जो वाटर का मास दे रखा है उसको भी यूज़ कर रखा है, ताकि हमें सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो मिल सके, हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम को फाइंड कर सकें। ठीक है, देख अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। अ लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm by mass. Express this in percentage by mass. Determine the molality of the chloroform in the water sample. देख अब पार्ट्स पर मिलियन का क्वेश्चन नहीं है, अभी तक तो ना पार्ट्स पर मिलियन के क्वेश्चन नहीं करें, अभी तक पार्ट्स पर मिलियन का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वो फाउंड टू बी कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, वो जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर है वो किससे कंटामिनेटेड मिला है, क्लोरोफॉर्म से, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म मिला है, और वो कितना मिला है क्लोरोफॉर्म, क्या दे रखा है, द लेवल ऑफ क्लोरोफॉर्म वॉज 15 ppm, क्लोरोफॉर्म का 15 ppm बाय मास था हमारे पास क्लोरोफॉर्म, और 15 ppm बाय मास क्लोरोफॉर्म है, तो तुझे इसको किस टर्म्स में लिखना है, ppm की टर्म्स में दे रखा है, तुझे मास परसेंटेज की टर्म्स में लिखना है। एक्सप्रेस दिस इन मास टर्म परसेंटेज, एंड जो मोलैलिटी है क्लोरोफॉर्म की वाटर सैंपल में वो निकालनी है तुझे। अब 15 ppm बाय मास का मतलब क्या है, सबसे पहले तो तुझे ये निकालना होगा। 15 ppm बाय मास का मतलब है 15 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन, 15 पार्ट्स पर मिलियन जो हमारे सोल्यूट है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, 10⁻6 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, 10⁻6 पार्ट्स किसके, सोल्यूट के, बेसिकली 10⁻6 पार्ट्स किसके अंदर प्रेजेंट, 15 10⁻6 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यही चीज़ तेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली है, बस तुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 15 ppm दे रखा है तुझे क्वेश्चन के अंदर, तो 15 ppm का मतलब क्या है, जो जितने भी ppm दे रखे हैं उतने ppm तो क्या है, मोल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, ppm ऑफ सॉल्यूट, ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, इतने पार्ट्स किस में प्रेजेंट है सॉल्यूट के, इन 10⁻6 बाय मास इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 10⁻6 के अंदर। अब जो मास परसेंटेज होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब मास परसेंटेज निकाल ले, यहाँ पे क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है तेरा 15 पार्ट्स, और सॉल्यूशन क्या है 10⁻6 पार्ट्स। बस पीपीएम में ना बस सीधा सीधा ये ध्यान रख, जो भी पीपीएम से पहले टर्म दे रखी है ना वो तो तेरे सॉल्यूट के होंगे, बाकी सॉल्यूशन हमेशा 10⁻6 पार्ट्स होता है, जो भी तेरे को दे रखे हैं इससे पहले वो किसके पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट के, और जो बाकी बाद में होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन का पार्ट होता है। तो 10⁻6 क्या हो गया, सॉल्यूशन के मोल्स हो गए, 15 डिवाइडेड बाई 10⁻6 इंटू 100। ठीक है, अब ये 10⁻6 है, 10⁻6 ये 15 बाई 10⁻6 इंटू 100 को लिख सकती हूँ 10⁻2, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 15 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2, 15 इंटू 10⁻⁻4, ये क्या आ गया पार्ट्स बाय, पार्ट्स था पहले क्या था पार्ट्स पर मिलियन, अब क्या आ गया परसेंटेज बाय मास आ गया। ठीक है, ये तुझे निकालना था, पहले क्वेश्चन में बस ये पूछा था, इतना सिंपल ये कि 15 ppm को जो भी 15 है उसको 10⁻6 डिवाइड टू 100, सपोज यहाँ पे देखो 20 ppm दे तो ये चीज़ 20 हो जाएगी, या 40 दे दे ये चीज़ 40, ये 50 दे दे 50, 10 दे दे ये 10, 4 दे दे 4, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 10⁻6 हमेशा सेम रहेगा, जो भी ppm की वैल्यू में जो टर्म दे रखी है वो टर्म चेंज होती रहेगी, सपोज 15 है तो 15 या वॉट एवर एनी टर्म जो भी तुझे दे रखी है। ठीक है, अब देख अब तेरे को क्या दे रखा है कि मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी किसकी इक्वल थी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
अब तुझे सबसे पहले तो क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब गिवन मास कितना है 15 ppm, तो गिवन मास तो 15 तेरे को दे दिया। मोलर मास कितना होगा, मोलर मास CHCl3 का, CHCl3 का सबसे पहले देख, अब यहाँ पे मोलालिटी निकालनी है हमें। मोलालिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, केजी में, और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तेरे को क्या दे रखा है, 15 ppm से दे रखा है, तो 15 तेरा क्या हो जाएगा, गिवन मास। मोलर मास क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका मोलर मास निकाल सकता है। मोलर मास कार्बन का कितना होगा 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का प्लस क्लोरीन का क्या होता है 35.5, क्या होता है 35.5, एक क्लोरीन का, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो तेरा आंसर आएगा इसको ऐड करके वो तेरा क्या हो जाएगा, मोलर मास आएगा, हो जाएगा। ये क्या आ रहा है 119.5, ये तेरा मोलर मास हो गया। अब तुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जो तुझे 10⁻⁶ है वो मास ऑफ सॉल्यूशन है, और सोल्यूट क्या है 15, तो ये तेरा होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन इस केस में 10⁻⁶, मतलब एक के बाद एक, 2 3 4 5 6 जीरो, अगर इसमें से तो 15 माइनस करेगा ना तो भी बहुत छोटी वैल्यू होगी, मतलब बहुत छोटा चेंज होगा इसके अंदर। तो इसको हम नेगलेक्ट करके इसको ही हम क्या मान लेते हैं, 10⁻⁶ को ही मान लेते हैं कि ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। इसी को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर कर लेते हैं और हमारा आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब मोलारिटी कैसे निकली, नंबर ऑफ मोल्स 15 डिवाइडेड बाई 119.6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ इंटू 1000। ये 1000 किस लिए लिखा, क्योंकि ये जो पार्ट्स पर मिलियन है, ये पार्ट्स पर मिलियन बाई मास है ना, ये केजी में नहीं है, ये ग्राम में है, तो केजी में चेंज करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है। नीचे 1000 होगा ना 10⁻⁶/1000, इसको ऊपर ले गए, तो इसलिए ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो तेरी मर्ज़ी है, अगर तू 10⁻⁶ को डिवाइड कर रहा है 1000 से, तो यहाँ पे तू 10⁻³ भी डायरेक्टली लिख सकता है, कोई गलत नहीं बात होगी। मतलब पहले तू कन्वर्ट कर ले इसको 1000 से, मतलब 10⁻⁶ 1000 के लिए क्या होगा 10⁻3, इसको ऊपर लेके जाएगा, क्या होगा 10⁻⁶ माइनस 3, क्या आंसर आएगा 10⁻3, ये तेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तू 10⁻3 भी डायरेक्टली लिख सकता है, और फिर ये 1000 ना लिखे तो भी कोई गलत नहीं कर सकता तेरे आंसर को। ठीक है, मतलब 15/119.5 इंटू 1/10⁻3, इस तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हटेंगे तो 10⁻4 आ जाएगा, और 15 डिवाइडेड बाय 1195। ठीक है, इस तरीके से भी तू आंसर निकाल सकता है, जैसे तेरी मर्जी आई तू वैसे निकाल ले, दोनों तरीके तेरे सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वट रोल डज द मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। पहले तेरे पास एक अल्कोहल का सॉल्यूशन था, एक तेरे पास वाटर का सॉल्यूशन था, इन दोनों को तूने मिक्स कर दिया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया किसके अंदर, एक और सॉल्यूशन के अंदर, और ये क्या बन गया अल्कोहल और वाटर का मिक्स सॉल्यूशन। तो इनके अंदर जो पहले इंटरेक्शंस थी अकेले अल्कोहल और अकेले वाटर में, और कौन सी इंटरेक्शन के बीच में सॉल्यूशन बनने के बाद आई, तो वो तुझे बताना है कि क्या चेंज होगा। अब जो अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है चाहे वाटर का सॉल्यूशन होता है, पहले उनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब बाद में उनको हम मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, जो इंटरेक्शंस होती हैं वो वीक हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। सो दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या शो किया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। रिजल्ट क्या होगा इसका, हाई वेपर प्रेशर एंड लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन than that of the water and alcohol itself। तो इसमें ये चीज़ लिख रखी है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल एज वेल एज इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हो, नॉर्मली उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। मिक्स करने पे जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती है, जो इनके बीच में दोनों के बीच में, सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, और एक सारे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, इनकी जो इंटरेक्शंस होती हैं वो वीकेंड हो जाती है, कम हो जाती है। दे शो पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। एज अ रिजल्ट द सॉल्यूशन विल हैव हाइयर वेपर प्रेशर, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, वाई डू गैसेज नियरली ऑलवेज टेंड टू बी लेस
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू गैसेज नियरली ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्यूबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। इसका मतलब क्या है, वाई डू गैसेज नियरली ऑलवेज टेंड्स टू बी लेस सॉल्यूबल। जो सॉल्यूबिलिटी होती है किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर, वो डिक्रीज क्यों हो जाती है सॉल्यूबिलिटी, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो भी गैस सॉल्यूबल होती है वाटर के अंदर, उसकी सॉल्यूबिलिटी कम हो जाती है, वो बाहर निकलने लग जाती है। डिसोल्यूशन, अब इसका रीज़न क्या होता है, जो डिसोल्यूशन मतलब जो मिक्स हुई है गैस का, उसका बाहर निकलना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन जो मर्जी तू बोल ले। डिसोल्यूशन गैस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जब भी गैस और सॉल्वेंट मिले हुए होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं सॉल्यूशन के साथ और हीट के साथ। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होगा तो हमारा जो गैस और सॉल्वेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे, सॉल्यूशन प्लस हीट के कंपैरिजन में। ठीक है, यही चीज़ है। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन की फॉर्म में चेंज होता है, और जब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो गैस और सॉल्वेंट बाहर निकलने लग जाता है। मतलब जो गैस और हमारा सॉल्वेंट होता है बेसिकली वो डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं, वो अलग अलग होने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन है वो मैं डायरेक्टली तेरे को अलग से लिख के भेज दूँगी, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बता रही है, डायरेक्टली मैं तेरे को लिख के भेज दूँगी पेज नंबर पर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर है इथेन का ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ इथेन इज़ 1 बार। जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना दे रखा है, 1 बार दे रखा है। इफ़ अ सॉल्यूशन कंटेन 5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम्स ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब देख, अब तुझे ये दे रखा है कि जो सॉल्यूशन है, पार्शियल प्रेशर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने मोल्स ऑफ इथेन है, 6.5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम इथेन है, उसका क्या है बेसिकली, ये क्या दे रखा है तुझे, मास दे रखा है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मास दे रखा है किस पे, 1 बार प्रेशर पे। अगर सॉल्यूशन का मास चेंज कर दिया तो पार्शियल प्रेशर में क्या चेंज होगा। अब ये ध्यान रखिए, अगर सॉल्यूशन सेम चीज़ का है तो के एच जो हेनरीज कांस्टेंट होती है वो उसकी वैल्यू सेम रहती है हमेशा। जो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो सेम रहेगी। अब जो मास है वो किसके इक्वल होता है, हेनरीज कांस्टेंट इनटू द पार्शियल प्रेशर, m इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी। जो ये मोलैरिटी है वो किसके इक्वल होगी, हेनरीज कांस्टेंट इनटू के मास के। और जो ये मास है इसको यहाँ रख देंगे 6 पहले केस में, जो पहला केस ले रखा है जिसमें मास सॉल्यूशन का 6.56 इंटू 10⁻⁻² है, वो किसके इक्वल होगा, के एच इंटू पार्शियल प्रेशर कितना है 1, तो के एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 1 से डिवाइड कर देगा, जो ये 6.56 इंटू 10⁻⁻² इसको 1 से डिवाइड करेगा, यही रहेगा 6.56 इंटू 10⁻⁻²। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में जो हमारा इथेन है उसकी जो वैल्यू है मास की, जो सॉल्यूशन के अंदर जो मास की वैल्यू है बेसिकली वो चेंज कर दी, मास की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, और हमें प्रेशर निकालना है। के एच की वैल्यू जो पिछले क्वेश्चन में आई थी वो सेम ही रहेगी, क्यों, क्योंकि दोनों जगह किसकी बात कर रहे हैं, इथेन की बात कर रहे हैं। अगर दोनों जगह अलग अलग की बात करते तो वैल्यूज चेंज होती। 5.0 इंटू 10⁻⁻² ग्राम दैट वुड बी इक्वल टू 6.56 इंटू 10⁻⁻² इंटू पी। इसको नीचे ले जाके डिवाइड करेंगे, 5.0 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 6.52, 10⁻⁻² से -2 कट गया, 5 डिवाइडेड बाई 656, ये मान सकते हैं इसको। इसको जब तो डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 0.762 बार। ठीक है, 5.0 को 5 ही मान ले, तो 5.0 को जब तो 5 मानेगा तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 0.5, 5 डिवाइडेड बाई 6.56, इसको तो सॉल्व कर ले, 6.56 को जब तो सॉल्व करेगा डिवाइड करके तो तेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.732। ठीक है, समझ आ गए देखो ये क्वेश्चन भी। बस इसमें डायरेक्टली ये रिलेशन याद रखना, हेनरीज लॉ का जो ये मास है वो किसके इक्वल होगा, के एच इंटू पी के। के एच इंटू पी, पी की एपरेशन पहले केस के अंदर क्या कर रखा है, पहले केस के अंदर
देखो दोनों चीज़ें दे रखी है, एम भी दे रखा है और पी भी दे रखा है। तो तू के एच की वैल्यू को फाइंड कर लेगा। अब जो के एच की वैल्यू है वो जो सेम मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन है या सेम कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन है कह सकते हैं, तो वो सेम रहेगी। तो अब तेरे को क्या कर रखा है, मास भी दे रखा है, के एच तूने निकाल लिया और तेरे से प्रेशर पूछ रखा है, तो प्रेशर तो डिवाइड करके निकाल ही सकता है आसानी से। बस यही क्वेश्चन है, छोटा सा रिलेशन है, एम इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी, और ये तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% वोलेटाइल सोल्यूट, क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molecular mass of the solute? अब देख, जहाँ भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात हो जाए वहाँ पर हम राउट्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ये बात ध्यान रखिए, जनरली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो केस है वो हम राउट्स लॉ में कंसिडर करते हैं। राउट्स लॉ के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जब भी नॉन वोलेटाइल की बात हो तो राउट्स लॉ लगाएगा। अब यहाँ पे तुझे पता है राउट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट। अब जो पी नोट है, पी नोट किसके इक्वल होगा, पी नोट क्या होता है, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, और वेपर प्रेशर प्योर वाटर का हमेशा 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, या फिर अगर हम बार में लेंगे तो 1.013 बार लेते हैं, या तो हम एटमॉस्फेयर में लेते हैं प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, या तो 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं या 1.013 बार कंसिडर करते हैं, जो भी तेरे को सही लगे। मतलब जो भी हमें टर्म्स दे रखे हो तो उस फॉर्म रहता है। जैसे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट 1.004 बार प्रेशर, जो 1.004 बार प्रेशर है, तो प्रेशर तुझे बार में दे रखा है, तो ये क्या कौन सा प्रेशर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन का प्रेशर है ना, तो पी एस तेरे को दे दिया क्या 1.004। ठीक है, 1.004 तेरे को क्या दे दिया, पी एस दे दिया। अब तेरे से पी नोट पूछी जाए तो पी नोट क्या होगा, या तो 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं या 1.003 बार। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का अगर बार में है तो हम यहाँ भी बार में लेंगे, तो तेरे पास पी नोट की वैल्यू भी आ गई, पी एस की भी आ गई। वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट किसके इक्वल होता है, ये N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब जो ये सॉल्यूट का मास होता है ना यहाँ पे, ये बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, तो इसको हम नेगलेक्ट करके कैसे लिख देते हैं, N2 डिवाइडेड बाई N1, मतलब ये जो ये टर्म होती है इसको हम इसी के इक्वल लिख देते हैं अगले स्टेप में, क्योंकि ये निगलेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है राउट्स लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में होता है। ये बात समझ आ गई, वाटर प्योर का क्या है, बार क्या है। अब ये 2% है, मतलब 2 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे कुछ और नहीं दे रखा होता तो हम क्या मानते हैं, मास परसेंटेज दे रखा होगा, क्योंकि सॉल्यूट है, सॉल्यूट का हम अमाउंट, जैसे तू भी अब लैब में मेज़र करता है कई बार, तो अमाउंट ग्राम में ही तो मेज़र करता है ना, अगर कोई सॉलिड चीज़ है तो। नॉन वोलेटाइल है मतलब सॉलिड है, बेसिकली सॉलिड की बात करेंगे हम यहाँ पे तेरे सिलेबस में, तो सॉलिड है तो फिर 2 ग्राम तो क्या हो गया सोल्यूट का, 100 ग्राम किसका होगा सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 2 दैट इज़ 98, सॉल्यूशन का मास निकल गया, सॉरी सॉल्वेंट का निकल गया, सॉल्यूशन का तो 100 दे ही रखा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये निकाल लिया ये पार्ट, और यहाँ तक कि आप अप्लाइंग राउट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो क्या है राउट्स लो, ये पी नोट माइनस पी एस, ये N/2 ये N1/N2, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर जो तूने ये लिया था, देख पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट किसके इक्वल था, N2/N1। अब N2 क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोबारा करके देखते हैं क्या था, N2/N1 ये क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो और बड़ा डिवीजन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको ऊपर लेके जाएगा मोलर मास से, तो क्या होगा M2 ऊपर आ जाएगा और W1 नीचे आ जाएगा। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर,
W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1। ये बात समझ आ गई? तो ये चीज़ यहाँ पे हमने यही कर रखी है, यहाँ पे ये सॉल्व करके यही चीज़ लिख रखी है। ये तो समझ आ गई होगी देखो। अब इसके अंदर देख P नोट, ये किसके इक्वल आ गया, P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नोट इज इक्वल्स टू W2 बाय M2 इंटू M1 बाय W1। अब फिर से क्या निकालना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास सॉल्यूट का कैसे निकलेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख दी। वन पी नोट की वैल्यू 1.00 1.013 बार डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, गिवन मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर का कितना होगा, सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही होता है जनरली, अगर ना भी लिखा तो भी वाटर को फिर भी करके चल लियो। तो वाटर का कितना होगा 18 डिवाइडेड बाय 98 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब 9 इसको सॉल्व करेगा जब, इसको इधर ले जा, बाकी को नीचे ले आ और इधर मल्टीप्लाई कर दे, तेरा आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, M2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 18 बाई 98 इंटू 1.013 डिवाइडेड बाई ये 1.013 में से 1.004 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.04 गए 5 7 8 0.009। इसको सॉल्व कर ले 1.0 इस पूरे की पूरी टर्म को जब तू सॉल्व करेगा तो जो तेरे मास की वैल्यू आएगी वही तेरा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। हमने M2 रखा क्योंकि हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया, तो जो सॉल्यूट का मास है वही तो कंसीडर करेंगे ना। ठीक है, समझ आ गई। इसमें क्या दे रखा था, राउट्स लॉ का क्वेश्चन है। अभी तो क्या था, राउट्स लॉ तेरे को दिक्कत दे रहा, तो राउट्स लॉ का क्वेश्चन एक और आ गया कि एन एक्वस सॉल्यूशन दो of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molecular mass of the solute? तो क्या होगा, वेपर प्रेशर प्योर वाटर का क्या होता है हमें पता है 1 एटमोसफेयर होता है, या फिर हम कह सकते हैं 1.013 बार होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, 1.004 बार के इक्वल। अब जो 2% वॉलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो जो मास है इसमें सोल्यूट का वो तो 2 ग्राम हो गया। सॉल्यूशन का मास कितना होगा 100, और जो सॉल्वेंट का मास है वो क्या होगा 100 माइनस 2 दैट इज़ 90। अप्लाइंग राउट्स लो, राउट्स लो क्या होता है पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट दैट वुड बी इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 किसके इक्वल होगा, हाँ N1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि N2 की वैल्यू जो होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसे 2% सॉल्यूशन है, 2% 100 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उसको हम लेगनेट मान लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम मोलर मास के फॉर्मूले तक पहुँचते हैं, और इस मोलर मास के फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख। देख अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस at 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid components are, जो दोनों लिक्विड कंपोनेंट है इनका वेपर प्रेशर, एक हेप्टेन है एक ऑक्टेन है, ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट आर 105.2 किलो कैलोरी पर मोल एंड 46.8 किलो पास्कल पर मोल, सॉरी किलो कैल नहीं है, किलो पास्कल पर मोल है। वेपर प्रेशर है ना तो पास्कल्स में, तो दोनों का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दे रखा है। ठीक है, दोनों के प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दे रखा है, तो इससे तुझे एक चीज़ का आइडिया लग जाना चाहिए कि एक तो मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, एक प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो हम कौन सा लो यूज़ करते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और मोल फ्रैक्शन। तो जनरली यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ पे हम कौन सा लो यूज़ करने वाले हैं, हेनरीज लो को यूज़ करने वाले हैं। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। 26 ग्राम किसका है, हेप्टेन का, और 35 ग्राम किसका है, ऑक्टेन का। इन दोनों का यूज़ करना। ऑक्टेन AN ही है, तो एन है मतलब एल्केन है, तो फॉर्मूला क्या होता है CnH2n प्लस 2। एल्केन का यही फॉर्मूला होता है ना, तो हेप्टेन मतलब C7H7 2 जा 14 प्लस 2 C7H16 क्या होगा हेप्टेन का फॉर्मूला, और इसी तरीके से 8 रख ले तो C8H16 16 प्लस 2 18
C8H18 क्या हो गया, ऑक्टेन का फॉर्मूला। इन दोनों का फॉर्मूला हो गया तो इन दोनों के फॉर्मूले से इनका मोलिकुलर मास निकालना तो बहुत ईजी है। 12 इंटू 7 प्लस 16 और इसका दूसरे का क्या निकलेगा, 12 इंटू 8 प्लस 18। ये इन दोनों तरीके से इनके मोलर मास निकल जाएंगे। गिवन मास तेरे को दे ही रखा है। एक बात ध्यान रखियो, मोलर मास तूने निकाल दी। अब मिक्सचर 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन और 35 ग्राम, ये क्या है, गिवन मास इज तेरे। मोलर मास तूने निकाल दिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हेप्टेन का क्या है 26, मोलर मास क्या है 100 गिवन। ये 26 ग्राम हेप्टेन मत लिखे, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स लिख लो। ये क्या लिख ले, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या है 100, 0.26 मोल। सेम इसी तरीके से हमने ऑक्टेन के लिए निकाल रखा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना है, गिवन मास क्या 35, मोलर मास 114, जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.31। अब दोनों की मोल्स निकाल ले, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल ले। हेप्टेन के मोल कितने हैं 0.26 और मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है तो नंबर हेप्टेन की मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है ना, तो हेप्टेन की निकाल रहा है तो 0.26 तो क्या हो गए तेरे मोल्स, किसके हो गए हेप्टेन के। और इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तेरी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। दूसरे की मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका, या तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दे, या फिर फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन क्या होगा, तेरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन की मोल फ्रैक्शन तेरे को मिल जाएगी। ठीक है, 1 में से माइनस करते हैं। परसेंटेज के लिए 100 में से माइनस करते हैं और इसमें से 1 में से माइनस करते हैं। देख सीधा सीधा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी तक की सारी चीज़ आई थिंक तेरे को समझ आ गई होगी। तेरे को क्या दे रखा है, प्योर स्टेट में एक तो हेप्टेन और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर दे रखा, और तेरे को कितना ग्राम जो है सॉल्यूशन मिला के वेपर प्रेशर निकालना है वो भी दे रखा है। गिवन मास हेप्टेन का भी दे रखा है, गिवन मास ऑक्टेन का भी दे रखा है। इन दोनों का मोलर मास तो आसानी से निकाल सकता है। अब उसके बाद ये 26 ग्राम आती, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकाल लेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेगा तो मोल फ्रैक्शन निकालना भी आसान है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल, जो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन होती है इनटू जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है, जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो इसके इक्वल होता है। ये बात ध्यान रखिए, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू जो हमारा प्योर स्टेट में प्रेशर होता है। तो अब देख, प्योर स्टेट में प्रेशर हमें दे रखा है 1.05.2 किलो पास्कल, और ये हमारा मोल्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा सेम इसी तरीके से ऑक्टेन का, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को जब हम पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई, प्रेशर इन प्योर स्टेज में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकाल लिया दोनों का, तो जो दोनों के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू उनको ऐड कर देगा तो टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर आ जाएगा। टोटल पार्शियल टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। और यही हमें यहाँ पे निकालना था क्वेश्चन में, जैसे यही चीज़ पूछी। तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। देखो यही चीज़ यहाँ पे बतानी थी। ठीक है, बस सीधा साधा गिवन मास को दे रखा है, मोलर मास को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ऑक्टेन और हेप्टेन का फॉर्मूला नहीं दे रखा, वो फॉर्मूला एन है। एन है तो क्या होगा CnH2n+2। ये मैं तेको बता दी किस तरीके से निकालना है हेप्टेन और ऑक्टेन। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन ये छोटा सा ही आसान सा ही है। देख, क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन इट। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन का तुझे निकालना है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। वाटर का मतलब, वाटर प्रेशर है मतलब क्या दे रखा है, P0 प्योर स्टेट पे ही होगा ना, सॉल्यूट का तो दे नहीं रखा। एस तो हम कब लेते हैं, PS, जब कोई भी सॉल्यूट या सॉल्यूट दे रखा होता है तो वो क्या होता है, PS होता है। लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर वाटर जो है वो प्योर होगा तो क्या है 12.3, क्योंकि तेरे को और कोई चीज़ दे ही नहीं रखी है यहाँ पे कि भाई हाँ ये वाला सॉल्यूट जो पर्टिकुलरली नाम मेंशन होता है वो नहीं। तो यहाँ में क्या दे रखा, P0 की वैल्यू दे रखी है वेपर प्रेशर। अब तुझे बताना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन इट। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या, मैंने बताया था 1 मोलर दे रखा, जैसे 0.5 दे रखा था मोलर, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स थे 0.5,
अब यहाँ पे 1 मोलल है तो कितने मोल्स होंगे, 1 मोल किसके अंदर है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलल है तो किसके अंदर होगा, 1 kg के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 1, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या आ गया था, 1 kg या 1000 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, यहाँ पे वाटर होगा ऑब्वियसली। तो गिवन मास कितना हो गया 1000, मोलर मास कितना होता है 18। तो इसको जब तू डिवाइड करेगा तो तेरे पास आंसर आता है 55.5। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे ये 55.5 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के मोल कैसे है, ये जो 1 मोलल है, 1 मोलल मैंने तो कभी मोलैरिटी में बताया था कि 0.5 है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.5, 0.4 है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.4। कितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जो भी मोलारिटी गिवन है। तो 1 मोलल है तो 1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितने किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, 1000 ग्राम या फिर 1 kg के अंदर। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। अब हमने यहाँ पे kg यूज़ क्यों नहीं किया नंबर ऑफ मोल्स निकालते टाइम, क्यों, क्योंकि जो हम मोलर मास लेंगे वो ग्राम में होता है। 18 जो है ये ग्राम में होता है, इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे 1000 ग्राम लिया। ठीक है, अब इसके बाद देख क्या है, इसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है, मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड वो क्या है 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल 1 प्लस 55.5, 1 डिवाइडेड बाई 56.5 हमारे पास हो जाएगा 0.0117। ठीक है, अब देख अब राउट्स लॉ का फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ये किसके इक्वल होता है, x2। वो ये x2 से ही हम वो लिखते हैं n2 डिवाइडेड बाई n1। ठीक है, तो इतने में मत जा, ये डायरेक्ट x2 हमने ऊपर निकाल लिया ना, तो ये x2 ही ले लेंगे यहाँ पे। ये मोल फ्रैक्शन निकाल लिया ना सॉल्यूट की। ठीक है, अब पी नोट की वैल्यू तेरे को दे रखी है 12.3 माइनस पी एस डिवाइड बाई 12.3। मोल फ्रैक्शन हमने ऊपर निकाली, ये ले लिया, इसको उधर ले जाओ। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, तो ये 12.3 इसको इधर की साइड ले जाएंगे, क्या होगा 12.3 माइनस पी एस दैट वुड बी इक्वल टू 0.17 इंटू 12.3। इसको जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसमें ये 12.3 ऐड कर देंगे, और जो ये माइनस का साइन है इसको भी यहाँ ले जाएंगे। तो जो तेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, तेरा पी एस की वैल्यू होगी। ठीक है, समझ आ गया। पी एस की किलो पास्कल्स में होगा, क्यों, क्योंकि जो ये तेरा वेपर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है पी नोट की, किसके अंदर दे रखी है के पी ए, मतलब किलो पास्कल्स के अंदर। तो जो तेरा आंसर होगा वो भी किसके अंदर आएगा, किलो पास्कल्स के अंदर ही आएगा। ठीक है योगी, जो भी अभी राउट्स लोग क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लियो। ठीक है, अभी और आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में करा दूँगी।